नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, आप में से कई हमारे सब्सक्राइबर लंबी कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। देखिए दोस्तों, लंबी कहानियाँ तो बहुत है, पर ज़्यादा लंबी होने से कहानियों का मज़ा किरकिरा हो जाता है। इसीलिए हमेशा मैं आप सबके लिए दिलचस्प कहानियाँ ढूंढता रहता हूँ। कहानी भले ही छोटी हो पर मज़ेदार होनी चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कहानी लंबी भी हो और मज़ेदार भी हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम नकुल है। 30 सालों से हम सब दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन हमारा गांव हिमाचल में है। मैं आपको बता दूं, ऊपर वाले की दया से हमारे पास काफ़ी पैसा और जायदाद है। बचपन से आज तक मेरी हर एक इच्छा बड़ी ही आसानी से पूरी हो जाती थी। हम तीनों भाई बहनों ने बचपन से ही एक शाही ज़िंदगी जी है, पर लगता है जैसे किसी की नज़र लग गई। पिछले 5 साल पहले हमसे सब कुछ छिन गया। पापा की बीमारी के चलते हमारा बिजनेस घाटे में चलने लगा। फिर उनके ट्रीटमेंट में हमारे काफ़ी ज़मीनें भी बिक गई और आखिरकार मेरे पापा ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। लकीली मुझे एक बैंक में नौकरी मिल गई और आज हम सब सही सलामत ठीक ठाक हैं। ये कहानी शुरू हुई 2015 में, जब हमारा पूरा परिवार गांव आया हुआ था। तभी दादी भी जिंदा थी। दरअसल पापा गांव का वो बंगला बेचना चाहते थे। दिल्ली का ही एक आदमी वो बंगला लेने वाला था और वो अच्छे खासे दाम भी दे रहा था उस घर के लिए। फिर अगले दिन वो आदमी बंगला देखने आया। उसने पूरे घर को अच्छी तरह से देखा और खुश हो गया। फिर अचानक से उसकी नज़र सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से कमरे पर पड़ी। उसने कहा, अरे भाई साहब, ये कौन सा कमरा है? पापा ने कहा, अरे लगता है स्टोर रूम होगा। वो आदमी जैसे ही उस कमरे के पास जाने लगा, अचानक उसका पैर फिसला और वो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। उसके आगे के 2 दांत भी टूट गए और काफ़ी खून भी बह रहा था उसके मुंह से। फिर पापा उसे गांव के अस्पताल ले गए और उसकी मरहम पट्टी करवाई। उसी दिन शाम को वो आदमी दिल्ली वापस चला गया। अगले हफ्ते ही घर की रजिस्ट्री होने वाली थी। हम सब काफ़ी खुश थे, सिवाय दादी के। उस घर से उनकी कई यादें जुड़ी थी, इसीलिए शायद वो दुखी थी। ठीक 3 दिन बाद पापा घर के कागजात बनवाने गए थे अपने वकील के साथ। तभी वापस आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया था। वकील तो वहीं मर गया, पर पापा को कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ छोटी मोटी चोटें आई थी बस। 3 दिन बाद रजिस्ट्री करवाने वो आदमी दोबारा गांव वापस आया था। रजिस्ट्री हो गई और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। पापा भी काफ़ी खुश थे। बंगले को खाली करने के लिए हमारे पास 4 दिन थे, क्योंकि वो आदमी वहाँ रिसॉर्ट बनवाना चाहता था। हम सब ने पैकिंग स्टार्ट कर दिया। अब लगभग सारा सामान पैक हो चुका था, सिवाय कुछ छोटे मोटे सामान के। फिर पापा को वो सीढ़ियों वाला छोटा कमरा याद आया। मैं, पापा और मम्मी, हम तीनों उस कमरे को देखने चले गए। पापा ने उस कमरे के ताले को तोड़ दिया। अंदर देखा तो एकदम घुप अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू वहाँ फैली हुई थी। मम्मी तो बदबू के मारे बाहर ही भाग गई। वहाँ बस कुछ पुराने कपड़े और एक छोटा सा बक्सा पड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही उस बक्से को छुआ, मुझे एकदम से करंट जैसा लगा और मैं नीचे गिर गया। फिर पापा ने उस बक्से को बाहर निकाला और वो बक्सा खोला कि अचानक से दूसरे कमरे से दादी की चिल्लाने की आवाज़ आई। हम दोनों तुरंत दादी के पास पहुंचे। वो काफ़ी डरी हुई थी। पापा ने उन्हें पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ माँ, क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? दादी ने कहा, जल्दी चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना इस घर में। पापा ने कहा, कल सुबह तो निकल जाएंगे माँ, बस एक रात की बात है। फिर कुछ देर बाद दादी सो गई। उन्हें काफ़ी बुखार चढ़ गया था। फिर अगले दिन हम सब सारा सामान लेकर दिल्ली वापस आ गए अपने घर।
दिल्ली आते ही हमें एक बुरी खबर मिली। जिस आदमी ने हमारा बंगला खरीदा था वो आदमी मर चुका था। गांव का बंगला बेचने के बाद से ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। फिर कुछ दिन तो बीत गए, पर एक दिन अचानक मुझे और पापा को वो लकड़ी का छोटा बक्सा याद आया। हम दोनों काफ़ी एक्साइटेड थे उसे खोलने के लिए। उस बक्से को हमने स्टोर रूम में रखा हुआ था। मैं और पापा उस बक्से के पास गए और पापा ने वो बक्सा खोल दिया। अंदर एक चिट्ठी और लाल रंग के कपड़े में लिपटे हुए कुछ था। मैंने वो कपड़ा खोला तो देखा उसके अंदर एक लकड़ी की मूर्ति थी। और सबसे अजीब बात थी कि वो मूर्ति या फिर वो पुतला एकदम इंसान की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान हो। एकदम अलग लग रहा था वो पुतला। मैंने वो मूर्ति अपने स्टडी डेस्क में सजा दिया। मैं जब भी पढ़ने बैठता मुझे ऐसा लगता जैसे वो मूर्ति मुझे देख रही है और मुझसे कुछ कहना चाहती है। फिर एक दिन तो गजब ही हो गया। मैंने देखा वो मूर्ति ने अपनी पलकें झपकाई। ये देखकर तो मैं डर के मारे पानी पानी हो गया। मुझे लगा शायद वो मेरा नज़र का धोखा था। फिर एक रात मैं सो रहा था, तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे सामने बेड के पास घूम रहा है। मैंने जैसे उठकर देखा एक काला साया मेरे सामने घूम रही थी। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा तो वो साया अचानक वहाँ से गायब हो गया। मैंने तुरंत लाइट ऑन किया तो देखा जिस जगह वो साया घूम रही थी वहीं पे वो लकड़ी की मूर्ति भी पड़ी हुई थी। अब मुझे लग रहा था जैसे वो कोई आम मूर्ति नहीं है। अगले दिन जब मैं बाहर खेलने गया, मैं उस मूर्ति को भी साथ ले गया और उसे वही फेंक कर चला आया। उसी रात को जब मैं सो रहा था, अचानक मेरी नींद खुली तो देखा मेरे दोनों हाथों से खून निकल रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठा तो अच्छी तरह से देखा मेरे दोनों हाथ में गहरी चोटें आई हुई थी, पता नहीं कैसे। फिर मैंने एंटीसेप्टिक लोशन लगाया और जैसे ही दोबारा सोने गया, अचानक मेरी नज़र मेरे टेबल पर पड़ी उसी मूर्ति पर गई। ये वही मूर्ति थी, पता नहीं कैसे फिर से मेरे टेबल के ऊपर आ गई। मैंने देखा उस मूर्ति पर भी ताज़ा खून लगा हुआ था। फिर अगले दिन मैंने सारी बात पापा को बताई, पर उन्होंने मुझे कहा कि ये सब मेरा वहम होगा। पर मुझे पता था भ्रम 2-3 बार नहीं होता। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने सोचा उस पुतले को ही जला देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उस रात को मैंने उस पुतले को उठाया और बाहर ले गया जलाने। पर जैसे ही मैंने उस पुतले को आग में फेंका, वो पुतला एक काले साये में तब्दील हो गया और भयानक सी आवाज़ों में कहा, ये तूने सही नहीं किया, अब आगे अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो साया वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद मैं डरते हुए दोबारा अपने कमरे में सोने आ गया। मैंने उस रात एक सपना भी देखा। मैंने देखा दादी दर्द के मारे छटपटा रही थी। मैं उनके पास जाने ही वाला था कि सपना टूट गया और मेरी नींद भी खुल गई। मैं दौड़ते हुए दादी के कमरे में गया तो देखा दादी अब इस दुनिया में नहीं थी। ये सब उसी काले साये का ही काम था। मैंने दोबारा पापा से सारी बात कही, पर वो कहाँ सुनने वाले थे। इसके ठीक कुछ दिन बाद मेरी मौसी आई हमारे घर। मैं आपको बता दूं, मेरी मौसी एक साधिका हैं और उन्होंने शादी भी नहीं की है। घर आते ही उन्होंने कहा यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। असल में मैंने ही उनको सारी बात बताई थी और उन्हें घर आने के लिए कहा था। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा और घर के हर एक कोने में एक एक नींबू लाकर रख दिया। पर अगले दिन हम सब चौंक गए क्योंकि वो चारों नींबू एक ही दिन में सड़कर काले हो गए थे। ये देखकर मौसी ने कहा, अभी के अभी हम सबको यहाँ से निकलकर किसी शिव जी के मंदिर पर जाना पड़ेगा। पर पापा ये सब नहीं मानते थे और वो जिद्दी भी थे और फिर वो अपने काम पर निकल पड़े। उसके कुछ ही देर बाद हमें खबर मिला कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, पर ऊपर वाले की कृपा से वो जिंदा थे, पर उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। हमने उन्हें तुरंत एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। बड़ी बड़ी सर्जरीज भी हुई,
पर उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। अब घर में सबको वो काला साया दिखने लगा था। एक रात माँ की अचानक चीख सुनकर मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने देखा माँ हवा में ही झूल रही थी और उनके पास वही काला साया चक्कर लगा रही थी। मौसी ने हम सबको एक एक तावीज पहना दिया, पर फिर भी वो साया हम पर हावी हो रही थी। कुछ महीने ऐसे काटने के बाद मैंने दोबारा सपना देखा। इस बार पापा को मैंने सपने में देखा था। उसी हालत में मैं तुरंत नींद से उठा और अस्पताल की ओर भागने लगा। अस्पताल पहुंचा तो पता चला पापा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया। ऑपरेशन 2 घंटे तक चले, पर आखिरकार हमने पापा को खो ही दिया। अब लगभग हमारा सारा पैसा ख़त्म ही हो चुका था। अगले दिन मौसी ने मुझे कहा, तुम सबकी जान खतरे में है, वो तुम सबको मारना चाहती है। मैंने पूछा, आखिर वो है कौन? मौसी ने जवाब दिया, वो एक डाकिनी है। डाकिनी? मैंने कहा। फिर से मौसी ने कहा, तुम्हारे दादाजी ने उस डाकिनी को सिद्ध किया था, पर डाकिनियाँ काफ़ी शातिर होती हैं। वो तुम्हारे दादाजी को मारकर अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर ऐन वक्त पर तुम्हारे दादाजी ने उस डाकिनी को उसी लकड़े के पुतले में कैद कर दिया था, पर तुमने और तुम्हारे पापा ने उसे दोबारा आज़ाद कर लिया उस बक्से से निकाल कर। और सबसे बड़ी गलती थी कि तूने उस पुतले को जला दिया। ये सब सुनकर मैंने पूछा, मौसी अब आगे क्या करना पड़ेगा? फिर मौसी ने मुझे वो बक्सा दिखाने को कहा। मैंने वो बक्सा मौसी को दिया। उसमें जो चिट्ठी थी वो मौसी ने पढ़ा। फिर उन्होंने मुझे गांव चलने के लिए कहा। हम दोनों दोबारा हमारे गांव की ओर रवाना हो गए। गांव में पहुंचते ही वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। कुछ देर बाद मौसी मुझे गांव के एक पुराने शमशान की ओर ले गई। उन्होंने एक शराब की बोतल और कुछ मांस लाने को कहा। अब रात के करीब 8 बज चुके थे। मैं मांस और शराब लेकर उसी कब्रिस्तान में पहुंच गया। मैंने देखा मौसी एक गोल घेरे के अंदर बैठकर हवन कर रही थी। उन्होंने मुझे भी उस घेरे के अंदर बुलाया। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा वही काला साया, मतलब कि वो डाकिनी वहाँ अचानक से आ धमकी। मौसी ने कहा, कुछ भी हो जाए पर घेरे से बाहर मत निकलना। मैं चुपचाप उनके पास बैठा रहा। देखते ही देखते वो साया मेरी माँ की तरह दिखने लगा और मुझे अपनी ओर बुलाने लगा। मैं भी पता नहीं कैसे उठकर जाने ही वाला था कि तभी मौसी ने मेरा हाथ खींच लिया। फिर उस आग में मौसी ने धीरे धीरे वो मांस के टुकड़े डालने शुरू किए और वो शराब भी। अब वो डाकिनी चिल्लाने लगी थी और धीरे धीरे वो डाकिनी चिल्लाते हुए मेरे आंखों के सामने ही वहाँ राख में बदल गई। अगले दिन हम दोनों वापस अपने घर आ गए। अब घर आने के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था। कुछ महीने बाद मेरी नौकरी भी लग गई और अब हम सब ठीक हैं। बस दुख इस बात का है कि उस बुरे दौर ने हमसे मेरे पापा और मेरी दादी को छीन लिया। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।